जय हिंद दोस्तों, एचडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 मॉडल पेपर करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब से हमारे पास महज 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो अब हमें जल्दी जल्दी अपना मॉडल पेपर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं टोटल हमारे कितने 20 मॉडल पेपर होंगे और हम दावा करते हैं कि इससे अतिरिक्त पेपर में नहीं बनेगा। बस ध्यान रखना है कि जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया आपको वो सब कुछ याद करके पेपर में जाना है। ये गलती आपकी होगी अगर आपने पूरा सेट नहीं दिया है, 20 के 20 सेट नहीं याद किया तो आपकी गलती है। बाकी हम कह सकते हैं कि भाई आप 20 सेट करो, फिर उसके बाद आराम से पेपर में बैठो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज एक आसान से क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से अस्थि निर्मित नर्तक की मूर्ति मिली है। जरा ध्यान रखना इस प्रश्न पे। कह रहा कि अस्थि, अस्थि मतलब जो बोन होती है, हड्डियां, और ये नर्तक है, नर्तकी नहीं है, नर्तक है। ठीक है, तो नर्तक की मूर्ति मिली है किस स्थल से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो या फिर लोथल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा बी, हड़प्पा। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे नर्तकी की बोलता और भी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, तब हम जो है मोहनजोदड़ो बोल देते हैं। लेकिन कह रहा कि अस्थि निर्मित नर्तकी की मूर्ति, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हड़प्पा, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए क्या क्या और चीजें पूछ सकती हैं। जैसे हड़प्पा से आप देखेंगे तो 2 टाइप के कब्रिस्तान मिलते हैं, एक तो R37 और एक तो जो है H कब्रिस्तान। तो पेपर में बहुत ज्यादा बार जो है ये R37 का नाम पूछा गया कि ये कहाँ से मिलता है, तब हमारा जवाब होता है साथी ये हड़प्पा से। अनाज कूटने के चबूतरे हमें हड़प्पा से मिलते हैं। फिर अस्थि निर्मित नर्तक की मूर्ति, श्रमिक आवास हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पर और भी कई साक्ष्य हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो से आप देखेंगे तो ये तो पता होगा, विशाल स्नानागार, फिर अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमें यहाँ से देखने को मिलती है। साथ साथ में 21 मानव कंकाल भी मिलते हैं। पशुपति शिव की मुहर हमें जो है ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके बाद एक पुरोहित मिलते हैं जो कि पाषाण से बनी हुई है, 3 पतिया साल यानी तिपतिया साल ओढ़े बैठे हुए हैं। उनका धड़ मतलब पूरी तरह से मिला, तिपतिया साल ओढ़े हुए हैं, जिस पर जो है कलाकृति भी की गई है। सोचिएगा उस समय कलाकृति की गई है साल पर। ठीक है, तो ये हमें मिले कहां से? मोहनजोदड़ो से। चनहुदड़ो से यहाँ पे आप देखेंगे मनके बनाने के कारखाने, मनके मतलब जो मटका पॉट्स वगैरह, ये यहाँ से मिले हुए हैं। इसके बाद एक अंकन मिला है जिसपे 3 घड़ियाल तथा 2 मछली अंकन वाली एक मुहर भी मिली है। आप देखेंगे तो चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें देखने को हमें मिलता है, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, फिर कंघा, लिपस्टिक यानी सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, ये भी हमें कहां से मिलते हैं? चनहुदड़ो से। ठीक है, मिट्टी की पाइप नुमा पकी हुई नलियां देखने को मिली है कहां से? चनहुदड़ो से। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट, करा के वैदिक काल में कर एकत्र करने वाले अधिकारी, जिसे आप रत्निन भी कह सकते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो दरअसल वैदिक काल का मतलब यहाँ से अब देखिए सारी घटना ये सब उत्तर वैदिक काल की होगी। उत्तर वैदिक काल में जो है ये सब चीजें चलती थी। तो कह रहा कि जो कर एकत्र करने वाला अधिकारी था उसे क्या कहते हैं? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम भागदूत कहते हैं। खुदा न खास्ता करे भगवान की ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो भागदूत कौन है? तो आप याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, कर एकत्र करने वाले अधिकारी। मत भूलिएगा इस चीज को, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुनिएगा। अब देखिए वैदिक काल में कुछ लोग थे, जैसे महिषी जो पटरानी डिपार्टमेंट था, जहाज वगैरह जो ट्रेड होता था उसको बोलते थे, उसका जो अधिकारी था। सुत जो है ये राजा के सारथी हुआ करते थे। पालागल भी राजा के सारथी थे, लेकिन ये वन के अधिकारी भी हैं, तो इनका याद रखेंगे। ग्रामीणी जो है ये ग्राम के मुखिया, जबकि छत्ता जो है ये द्वारपाल थे, प्रतिहार या फिर द्वारपाल। संग्रहिता, देखिए ये संग्रहिता याद रखेंगे, आगे भी मौर्य काल तक चलते हैं, तो यह कोषाध्यक्ष है। ठीक है, भागदूत कौन है? तो आप जानते हैं भागदूत ये कर एकत्र करने वाले अधिकारी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अछवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा के जो दूत क्रीड़ा जब राजा करते हैं तो उनके सारथी के रूप में काम करते हैं। अछवा जब राजा मतलब कि शिकार वगैरह करने जाते हैं तब ये काम में आते हैं। तो भाई इन सबको पूरी तरह से याद करना है, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। छत्ता को भी ध्यान रखिएगा, द्वारपाल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति यह एक जीन मूर्ति है। जीन मूर्ति मतलब कि जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है, कहते हैं इसको जीन मूर्ति है। अब ये कहाँ पे है? श्रावण बेलगोला में। कह रहा है कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था साथी? ठीक है, तो याद रखेंगे यह चामुंड राय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसे याद रखेंगे, चामुंड राय ने इसका निर्माण कराया हुआ है।
जो कि वो उस समय राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री थे, गंग वंश के एक शासक हुआ करते थे राजा राजमल। तो राजमल के प्रधानमंत्री थे चामुंडराय। इन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति, जैन मूर्ति थी, इसका निर्माण करवाया। कहाँ पे? श्रावण बेलगोला के अंदर करवाया था। ठीक है, समझेंगे इस चीज को। देखिए, संप्रति का नाम सुन लीजिए, ये कौन थे भाई? तो ये अशोक के पौत्र थे। अशोक के पौत्र माने अशोक के पुत्र बिंबिसार का पुत्र। ठीक है, फिर इसने क्या करी थी? जैन आचार्य थे सुहास्ति, इससे दीक्षा ली थी। कहने का मतलब संप्रति यह जैन धर्म को मानते थे। बात क्लियर है? क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ग्रहण कर ली थी। कलिंग के राजा खारवेल, आप जानते हैं इनका तो अभी हम लोग पीछे चर्चा भी किए थे, है ना। ये भी जैन अनुयायी थे। इनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें यह जो है जैन धर्म के प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग राजा खारवेल ने क्या किया कि उदयगिरी की जो पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी में जैन साधुओं को रहने के लिए इन्होंने गुफा भी बनवाया था। तो अगर आपसे पूछे कि किसने जैन साधुओं के निवास के लिए गुफा बनवाया, तो जवाब होगा कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, अब देखिए गंग वंश है, इसके शासक हैं राजा राजमल चतुर्थ। इनके मंत्री हैं चामुंडराय। तो ये भी जो है ये जैन धर्म को मानते थे। इन्होंने क्या किया कि 974 में कर्नाटक में श्रावण बेलगोला के पास में एक बाहुबली जीन की मूर्ति का निर्माण कराया। तो देख मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बाहुबली जीन की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंडराय। अब इसी बाहुबली जीन, जीन मतलब विजेता, जितेंद्रिय, मैंने पहले वीडियो में शायद चर्चा किया। ठीक है, यह जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, इसे ही गोमतेश्वर की मूर्ति के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे एक और व्यक्ति का नाम बताया कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा कि चंदेल के शासक थे राजा धंग। इन्होंने जो है खजुराहो के अंदर जैन मंदिर का निर्माण कराया। और यहीं पर एक है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण, ये भी आता है। तो याद रखिएगा एक राजा हुआ करते थे राजा बिमल शाह, इन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करा। ये दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इन सबको आप समझ लेना अच्छे से। अगला, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा लघु शिलालेख है जो कि उत्तर प्रदेश में है? तो दीर्घ शिलालेख पे हमने चर्चा कर लिया था। अब हम इनके लघु शिलालेख की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ जो अहरौरा है, अहरौरा ताप विद्युत गृह आपको याद होगा कहाँ पे पड़ता है। तो आप कहोगे सर अहरौरा ये तो मिर्जापुर का क्षेत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है साहब, मिर्जापुर में है अहरौरा। तो ये हमारा हो गया बीसी राइट आंसर। और आप जानते हैं अहरौरा ताप विद्युत घर भी हमारे यहाँ है। मतलब जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने हमारे यहाँ ताप विद्युत गृह लगाया हुआ है मिर्जापुर में, जिसका नाम है अहरौरा ताप विद्युत गृह। और यही अहरौरा से ही हमें अशोक की एक लघु शिलालेख भी प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश में। क्लियर है ये बात, है ना। तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, दोनों बात याद रखना। अब देखो इनके कुछ लघु शिलालेख में, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखोगे, भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रूपनाथ, फिर गुर्जरा, फिर पनगुडरिया, फिर भी सारो मारो, ये मध्य प्रदेश के अंदर इनके लघु शिलालेख हैं। बिहार में आप देखेंगे तो सासाराम, ये तो सबको याद होगा, है ना। उत्तर प्रदेश वाला तो याद ही हो गया। राजस्थान में देखिएगा भाबरू बैराट, चूंकि ये अभी आगे चल के हम चर्चा करेंगे, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में, कि इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये राजस्थान में भाबरू बैराट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मस्की में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो आगे चर्चा होगी इसकी। ये कर्नाटक में है। सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, पालकी गुंडू, फिर सन्नाती, फिर उडेगुलन, ये लोकेशन हमारे कर्नाटक में है। ठीक है, मैसूर में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां आपको तो ध्यान ही होगा, है ना। एरगुडी की पहाड़ियां, गोविंद मठ और नेतुर, ये जो है मैसूर के अंदर पड़ता है। तो एक बार इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय जैसी उपाधियों को धारण किया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साहब आप लोग जानते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो है कुरान ख्वां के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि ये कुरान को बहुत प्यार से पढ़ता था, तो इसकी वजह से इसे कुरान ख्वां भी बोलते हैं, लाख बख्श भी बोलते हैं, पील बख्श भी बोलते हैं, और हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दान वगैरह देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुरान ख्वां के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा कौन सा? प्रश्न का सी। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब हमारे जवाब में चेंजिंग आ जाएगा। अगर कहेगा वास्तविक संस्थापक, तब हमारा जवाब होगा इल्तुतमिश, नहीं इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो इसने लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय या कुरान ख्वां की उपाधि धारण की थी साहब। ठीक है,
मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर ए आखूर की पदवी दी थी, क्योंकि आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गौरी का क्या था, दास था। इस वजह से इस वंश का नाम एक और पड़ता है, क्या नाम है, गुलाम वंश पड़ता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का दास था, और ऐबक का दास था इल्तुतमिश, इसीलिए उसे गुलामों का गुलाम हम कहते हैं इल्तुतमिश को। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। याद रखना होगा कि 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है। फिर इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बोला नहीं मैं सुल्तान नहीं हूं, बल्कि मैं मोहम्मद गौरी का एक दास हूं। इस वजह से इसने खुद को सिपह सलार की पदवी से ही संतुष्ट रखा। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की है, खुद को सिपह सलार की पदवी से ही संतुष्ट रखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ ही समय बाद आप देखेंगे 1210 लिखिएगा, चौगान खेलते समय भाई साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, गिर करके घोड़े से गिर जाते हैं साहब, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। ठीक है, अब देखिएगा, दो लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनके साथ रह रहे थे। एक तो साहब है हमारे हसन निजामी साहब, और एक है फक्र ए मुद्दबीर साहब। अब ये दोनों लोग थे इनके साथ में। तो इनकी किताबें याद रखिएगा, एक किताब है ताज उल मासीर, जिसके लेखक कौन है, हसन निजामी। ये टोटल संबंधित है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है, फिर एक जन और है जो दो किताब लिखते हैं, फक्र ए मुद्दबीर साहब। एक तो अदाब उल हर्ब और दूसरा है अल सुजाता। ये दोनों किताब लिखते हैं फक्र ए मुद्दबीर साहब, जो कि इसी के समय में है। अब जानते हैं ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा भाई साहब अजमेर में बनाते हैं, फिर कुतुब मीनार की स्थापना करते हैं। तो ये कुछ काम इनके हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी मस्जिद है, पेपर में आता रहता है। अगला, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखिए, एक सूचना और आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। अभी जैसे आप जानते हैं कि आपके पास साथियों 20 दिन का समय बचा हुआ है, 20 दिन बाद आपका जो है एग्जाम है। अब हमारे टोटल सेट कितने होने हैं, तो हमारे टोटल सेट होने आप जानते हैं 20, जिसमें आज हमारा कौन सा सेट है, आज हमारा सेट नंबर 6 है, मतलब 6 सेट कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करना, देखिए ध्यान से, अब आप प्रतिदिन जो है एक सेट का रिवीजन करिए, यानी एक सेट आप साथियों प्रतिदिन करिए। ठीक है, 20 दिन कंटिन्यू आप जो है 20 सेट करिएगा, और बार बार जो एक्सप्लेनेशन हमने करवा दिया उन एक्सप्लेनेशन को याद कर लीजिए। अगर आपने, देखिए दो चीजें, अगर आपने नोट्स बना है, ठीक है, आपने अपना खुद का नोट्स बनाया, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा, अपना नोट्स ही बनाते रहिएगा। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बना पाया, आपके पास समय नहीं है और आप चाहते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो थोड़ा सा आप अपना इफर्ट लगा दीजिए। क्योंकि देखिए ये दोनों काम हमको नहीं आता भाई, मतलब किताब की तरह से इसे पीडीएफ को बनाना पड़ेगा। ठीक है, किताब की तरफ इस पीडीएफ को छापना पड़ेगा, आप समझिएगा। ताकि अगर ऐसे खड़े खड़े हम आपको दे देंगे तो एक एक क्लास का कम से कम 40-40 पीडीएफ निकलेगा, 40-40 पेज का हो जाएगा, तो आपका बहुत पैसा इसमें खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे किताब की तरह से बनवा देते हैं, तो एक सेट में हमने देखा है कि मिनिमम 12 और मैक्सिमम हमारे 16 पेज हो रहे हैं। ठीक है, जहां 12 हो रहा है वहां पे आप 40-50 पेज हो जा रहा है, अगर ऐसे खड़ा खड़ा दे देंगे। लेकिन किताब की तरह से अगर पीडीएफ को बनवा देते हैं, तो ये 12 से 16 पेज में आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो पूरा पूरा खर्च मैं ना उठाऊं, थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगा दीजिए। अगर आपके पास मतलब आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तब की ये बात है, आप ये 20 सेट जो है वो बाई कर लीजिए। ठीक है, 20 सेट बाई कर लीजिए। फीस तो इतनी मिनिमम है कि मतलब कोई भी कर सकता है साहब, है ना। और बाकी एक्सप्लेनेशन वगैरह आप देख ही रहे हैं। टोटल पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं टोटल दे देता, पर ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, है ना, बहुत ज्यादा इस पे खर्च लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है 888716 810। अगर आप चाहते हैं तो भाई इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा। और फीस जो है अभी देखिए बहुत ज्यादा मिनिमम चार्जर लगा हुआ है, एक सेट का सिर्फ 5 रुपए ही चार्ज है भाई, है ना। 20 सेट आपको कराएंगे, और यकीन मानिए ये जो 1000 क्वेश्चन है, ये सिर्फ इसी पेपर में नहीं, दुनिया के कोई भी पेपर में आप बैठना, आप इसका रिवीजन करके जाना, अच्छे से रिवीजन करके जाना। आप जो है 1000 जो एमसीक्यू हमारे हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यकीन मानिए ये फीस बहुत ज्यादा अगर लग रहा हो भाई तो कमेंट करना, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा है। आप यकीन मानिए कि ये 20 सेट के अगर मार्केट में हम देने जाएं तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर इसका मिसयूज हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में इसका मिसयूज हो जाएगा। बाकी अगर आप अपना नोट्स बना रहे हो तो मेरे साथ कंटिन्यू रहना, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपना कोर्स सेलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, मैं तो कहूंगा एक बार आप बाई करना, देखना अच्छे से। मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन अभी मेरे पास वो है ही नहीं, है ना, कि एकदम अच्छे से किताब की तरह ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम टॉपिक वाइज जो भी चीजें दी हुई हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और ऐसे अगर प्रिंट कराते हैं जो जैसे ये पूरा दिया हुआ है, तो बहुत रुपया इसमें लग जाएगा साथी, और उस तरह से बनवा देंगे तो कम पैसे में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस
ये आपको सूचना देना था। 20 दिन आप हमारे साथ ऐसा प्रैक्टिस करिए, काम बन जाएगा। एक बार आप नंबर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत पैसे आते जाते हैं, 888716 ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जिंदगी में बहुत पैसे आते जाते हैं, पर एक बार आप इन्वेस्ट करके देखना, आपका पैसा खराब नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है भाई, भरोसे पर रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कह रहा कि इसकी स्थापना 1887 में बंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज 1887 और कह रहा कि बंबई में किया गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया था। बंबई तो ठीक है, लेकिन 1867 में किया जाता है, तो ये होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला गलत हो गया। महादेव गोविंद रानडे कभी भी प्रार्थना समाज से जुड़े थे। महादेव गोविंद रानडे कभी भी प्रार्थना समाज से जुड़े थे। कभी भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द अगर नहीं दिया हुआ है तो कभी भी प्रार्थना समाज से जुड़े थे, तो ये बात तो सही है। तो दूसरा वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। और एक बात, जो ये पूरा पीडीएफ बनाएगा, जो यहाँ पे जो गलतियां हो रही हैं, उन सारी मिस्टेक को भाई साहब वहां पे सुधार दिया जाएगा। मिस्टेक को वहां पे सुधार दिया जाएगा। कल से वहां पे पीडीएफ देना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 सेट आपको कल ही दे दिया जाएगा, ताकि आप उसे प्रिंट करा के 5 दिन पढ़ो। अगला 5 दिन में फिर आपको दे दिया जाएगा, 20 सेट आपको टोटल दिया जाएगा साहब, है ना। तो मिस्टेक को वहां पे सुधार दिया जाएगा। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, यानी दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अब देखिएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। आप जानते हैं प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में बंबई में की गई है। इसके संस्थापक है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन इसके मतलब प्रेरणायक थे, इन्हीं की प्रेरणा से हुई थी। ध्यान रखिएगा 1869 में 1869 में एमजी रानाडे, जिसे आप महादेव गोविंद रानाडे के नाम से जानते हो साहिब, ये जो है प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे के अंदर यानी पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अगर आपसे ये सवाल मान लीजिए एग्जामिनर पूछ ले कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो जवाब क्या होगा, तो आप बताओगे एमजी रानाडे साहब, यानी महादेव गोविंद रानाडे। कब किया था, 1884 में। कहाँ पे, पुणे के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे तो इन्होंने 1891 में महाराष्ट्र में बीडो री मैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की। अगर आपसे पूछे कि वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक, तो जवाब होगा एमजी रानाडे। अब देखेंगे प्रार्थना समाज ने मिशनरी कार्यक्रम की स्टार्ट करी हुई है कब, 1882 में। एक जन का नाम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर डी के कर्वे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी यानी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी हुई है 1906 के अंदर। प्रोफेसर डी के कर्वे का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने वीडो होम की स्थापना भी की थी 1899 में। तो बहुत अच्छे इंसान है प्रोफेसर डी के कर्वे, बार बार आते हैं। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना 1906 में भाई साहब ने करी हुई है, ठीक है। अगला, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। देखिए ये दूसरा है, अब यहाँ पे फंसना नहीं है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक है। वो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। ये 1920 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 1929 भी नहीं है साहब, 1927 और 1923। अब यहाँ पे कहानी फंस जाती है। जब ये पेपर में आता है क्वेश्चन की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ज्यादातर लोग यही जवाब मार के आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सही जवाब होगा 1947, जब देश आजाद हो रहा है तब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनेगा, यानी INTUC का स्थापना किया जाएगा साहब, ठीक है, मई 1947 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए जरा, देखिए बात करेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो मई 1947 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक स्वयं वल्लभ भाई पटेल जी, बीबी गिरी और लोग भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो देखो AITUC तो बार बार पूछा जा चुका है पेपर में, AITUC, पर इस बार पूछे जाने की पारी है INTUC के बारे में, है ना, ध्यान रखना। 1984 में हिंद मजदूर सभा का निर्माण किया गया है। इसी तरह से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, आप जानते हैं 1920 में हो रहा है। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना 1922 में बीबी गिरी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया गया। कौन थे इस समय वायसराय, आप जानते हैं 1929 की समय की बात हो रही है। इसमें वायसराय कौन थे, यहाँ से एक सवाल पेट में पूछा गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसी के समय में ये काम हुआ था 1929 में। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। देखिए बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का, तो इसके समय में 1829 में, ठीक है, जो नियम बना था सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, उस अधिनियम के नियम 17 के द्वारा, यही सवाल पेट में पूछा कि कौन से नियम में,
तो नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रखिएगा 1830 के अंदर, चूंकि बेंटिक जो है वो 1828 से 1835 तक रहेगा, इसने क्या करी, ठगी प्रथा को भाई साहब समाप्त कर दिया। कर्नल स्लीमेंथ की नियुक्ति किया था इसके लिए कि ठगी प्रथा को आप खत्म करो। 1835 में आप देखेंगे तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसी के समय में संभागीय आयुक्तों की भी नियुक्त किया गया, मतलब अलग अलग संभाग में अलग अलग आयुक्त अपॉइंट किए गए। चार्ल्स मेटकाप एक व्यक्ति है जो अगला शासक बनता है। इसे हम समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में जानते हैं। यह सवाल पेपर में कई बार पूछा गया कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। जवाब हमारा होता है चार्ल्स मेटकाप। तो साहब इसे ध्यान रखना, गलती ना हो जाए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया था। पहला आयोजन तो बंबई में हुआ था, दूसरा आयोजन कहां पे किया गया था। तो साथियों आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1886 में अधिवेशन होता है और यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब प्रश्न का कौन सा बनेगा, आपका बी राइट आंसर। देखिए बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो आप जानते हैं दिसंबर 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। कुल 443 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अधिवेशन के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है और अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया। पर ये दोनों फैक्ट आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 434 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा गहराई में जाना चाहता है तो कहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कब किया गया, तब जवाब हमारा हो जाएगा दिसंबर 1886 में, ठीक है। उस हाँ बस वही है दूसरा वाला अधिवेशन, ठीक है। अब देखिए तीसरा अधिवेशन आप जानते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। 1887 में मद्रास में अधिवेशन करेंगे, ठीक है। और इस अधिवेशन में कुल 660 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो जवाब होगा सैयद बदरुद्दीन तैयब जी साहिब, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने पर कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है। साथ ही आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात करी, जिसके कारण से आप जानते हैं पूरा देश गुस्से में आ गया था और विविध राजनेताओं ने विविध प्रकार की प्रतिक्रिया गांधी जी के सामने रखा। उन्हीं में से एक व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि यार देखो एक जगह मार अगर हो गया है, मान लीजिए चौरी चौरा गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, तो अगर वहां पे मार हो गया, वहां के किसानों ने हंगामा किया है, तो इसका भुगतान पूरा भारत क्यों भरे, ठीक है भाई, पूरा भारत इसका भुगतान क्यों भरे। आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। ऐसा जेल में थे उस समय लाला लाजपत राय जी, इन्होंने ऐसा कहा था। तो गांधी जी हालांकि बहुत रुष्ट प्रतिक्रिया बोले थे। इन्होंने, मुझे ध्यान है, इन्होंने स्टेटमेंट लिखा था कि जो जेल में व्यक्ति होता है वो जो है भारत के लोगों के लिए मृत के समान हो जाता है। तो आपस में उनकी चली होगी, लेकिन लाला लाजपत राय जी ने ऐसा कहा था कि भाई देखो किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहां तक न्याय संगत है महात्मा गांधी जी से। तो ये बात कब कहा गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान, जब गांधी जी ने इसे वापस ले लिया है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट आपका होगा पहला। अब देखिए थोड़ा सा भाई प्रतिक्रिया तो सब लोगों ने दिया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई चौरी चौरा कांड हुआ कब था, तो भैया 5 फरवरी 1922 संयुक्त प्रांत उस समय था उत्तर प्रदेश, है ना। तो गोरखपुर जिला चौरी चौरा क्षेत्र में। परिणाम क्या हुआ था कि भैया इस कांड का परिणाम क्या हुआ कि इसी कांड के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी को उसमें बरदौली गुजरात के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और असहयोग, देखो कैसा टाइप करते हैं भैया, इसीलिए हमको ये टाइप वाला नहीं आता है, इसीलिए तो सब कुछ बवाल है। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला यहाँ पे ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, है ना। अब सुनिएगा, लाला लाजपत राय जी गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि देखो भाई किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ का न्याय है, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, तो अगर आपसे पूछे कि द इंडियन स्ट्रगल किताब के लेखक कौन है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था, ऐसा बोस जी ने कहा। अब देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी से एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए, वही बात जो राय जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों लोग का स्टेटमेंट काफी कटु था, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, नेक्स्ट, करा के निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। टोंस, चंबल नदी, सिंध नदी, कन्हर नदी। तो यार कन्हर नदी ये तो नहीं है, है ना।
बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि आप जानते हैं टोंस, चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये सब तो है यमुना की सहायक नदी, और यमुना स्वतः गंगा की सहायक नदी है ना। लेकिन कन्हन नदी ये इनकी सहायक नदी नहीं है। प्रश्न का जवाब होगा डी। देखिएगा, बात करेंगे यमुना नदी, तो आप जानते हैं यमुनोत्री हिमनद है कहाँ पे, उत्तराखंड में बंदरपुछ ग्लेशियर के पास, वहां से निकलती है। गंगा नदी में दाहिने से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? टोंस, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, रिहंद, सेंगर और वरुणा। ये सारी नदियां जो है वो यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी की बात करेंगे तो यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। इन्हें हम स्वर्ण नदी के रूप में भी जानते हैं। कनहर जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद, उत्तरी कोयली भी इसकी सहायक नदी है। अब देखिए, रिहंद नदी पर आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की परियोजना है, जो मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, माता टीला परियोजना। ये जो है हमारी सोन नदी पर पड़ती है। ठीक है। दामोदर की बात करेंगे तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई यह जो है हुगली की सहायक नदी है। इसे बंगाल के अभिशाप के रूप में जानते हैं। बराकर इसकी सहायक नदी है, और इसी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मैथान बांध। तो मैथान बांध कहाँ पे बना हुआ है? बराकर नदी। तो इसे याद रखेंगे, जो कि दामोदर की एक सहायक नदी है। ठीक है। अगला, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होता है, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा और ज्यादा वर्षा होगा। तो हाई टेम्परेचर कहाँ रहता है? तो आप कहोगे सब भारत वाले क्षेत्र में, तो दक्षिण भारत में। भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉरी, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य आप जानते हैं सीधे चमक रहे होते हैं। ठीक है। तो थोड़े ही दूर पे हमारा पड़ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री होता है। ठीक है। तो 8 डिग्री बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस कारण से यहाँ जो हमारा दक्षिण भारत का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे उष्ण होती है। और आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में ही सबसे ज्यादा क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है साहब। ठीक है। कैसी वर्षा? सर्वाधिक वर्षा। और कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप कहोगे ये जो मेघालय वाला क्षेत्र हमारा है ना, गारो खासी जयंतिया वाला क्षेत्र, यहाँ पे ज्यादा वर्षा होता है ना। यहाँ पर भी ज्यादा वर्षा होता है, और कर्क रेखा भी ऐसे जाती है। टेम्परेचर भी ज्यादा होता होगा, खास करके 21 जून को तो बहुत तेज, क्योंकि सूरज जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना भाई साहब। तो मिट्टी यहाँ पर होनी चाहिए लेटेराइट वाली, है कि नहीं है? चलो ठीक है, देखते हैं। तो उच्च तापमान जहां होगा वहां पे भारी वर्षा पड़ेगी, ये बात सही। इसमें लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रहती हैं। अब देखिए, ज्यादा बरसात होने के कारण से लेटेराइट मृदा की परतें हट जाती हैं, लेकिन अंततः इनमें जो है एल्यूमिनियम के यौगिक और लोहे के ऑक्साइड जो है वो रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब थोड़ा सा समझिएगा लेटेराइट मृदा के बारे में। पहली बात तो यह जो मिट्टी होती है वहां पे होगा जहाँ पे उच्च तापमान और भारी वर्षा हो। तो याद रखिए 200 सेंटीमीटर की वर्षा कहाँ हो रही है? दक्षिण भारत में, या तो हमारे पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है। ठीक है। ये जो मृदा होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निच्छादित होने का परिणाम होती है। उष्ण कटिबंधीय जब वर्षा होता है, इसे इस समय जो वर्षा हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उससे तीव्र निच्छाद होता है, मतलब टप 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 गिरता है, खूब निच्छाद होता है। इसके कारण से इसके ऊपर से चूना और सिलिका ये दोनों बह जाते हैं, ये निच्छादित हो जाते हैं, और इन मिट्टी में जो है लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक रह जाते हैं, जिस कारण से यह जो मृदा होती है लेटेराइट मिट्टी, यह जो है लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर रहती है साहिब। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की कमी रहती है, जिस कारण से ये मृदा खराब हो जाएंगी, है ना। लेकिन इसमें लोहे के ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। अब आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो देखिए, सामान्यतः जो है ये कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र में, वही पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है। तो जहां पे ज्यादा वर्षा होगा वहां पे। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ फसल एक तरफ प्रजाति सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है फसल का नाम और एक तरफ दिया है उसकी प्रजाति का नाम। ठीक है। तो देखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में तो एक पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि सबका नाम याद रखना होगा। तो वरुणा ये सरसों की प्रजाति होती है। शुभ्रा जो है यह जो है मूंगफली की प्रजाति नहीं होती है। इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। शुभ्रा एक आता है तिलहन जिसका नाम है अलसी, इसकी प्रजाति है साहब। किसकी? अलसी की प्रजाति है। ये सब तिलहन है, सरसों, तोरिया, मूंगफली, सोयाबीन भी सोयाबीन का तेल होता है। तो ये सब तिलहनी फसल है। कैसी फसल है? तिलहन की फसल है। और इनकी प्रजाति आपसे पूछा है। तो शुभ्रा जो है यह किसकी? अलसी की प्रजाति है साहिब। तो आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो सी वाला प्रश्न आपका यहाँ पे सही बन जाएगा उत्तर। अब देखिए, ये कुछ तिलहनी फसल है जिसके जो प्रजाति है पूसा बोल्ड, याद रखेंगे, वरुणा, पीताम्बरी, नरेंद्र सरसों, नौ गोल्ड जो हमारा पीला वाला सरसों होता है वो होता है। ठीक है। पीला सरसों है, इसी नौ गोल्ड की प्रजाति। तोरिया में आप देखेंगे भवानी, जवाहर, तोरिया वन। ठीक है। मूंगफली में आप देखिएगा तो ये चंद्रा इंपॉर्टेंट है, चित्रा, सोमनाथ, कौशल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रकाश भी इंपॉर्टेंट, दिव्या और अंबर।
अलसी में आप देखेंगे जवाहर, अली टू, गरिमा, फिर शुभ्रा, ये देखिए अलसी की प्रजाति आ गई। लक्ष्मी 27, शारदा, गौरव, सीखा और विपावती। ठीक है। सोयाबीन में आप देखेंगे तो अहिल्यावन, दुर्गा, पंजाब वन, इंदिरा, सोया 19, ये जो है कुछ सोयाबीन की प्रजातियां हैं। ठीक है। एक दो बार इसे पढ़ेंगे, पेपर में अगर कंफ्यूजन बनेगा तो छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, माइनस मार्किंग मत करिएगा। ठीक है। अगला, राजस्थान की खेतड़ी के खाने निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खेतड़ी के खाने आप जानते हैं ये कहाँ पे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये राजस्थान में है। अब कह रहा भैया ये प्रसिद्ध काहे के लिए है? क्योंकि आप जानते हैं तांबा का प्रोडक्शन खेतड़ी के खाने से सिंधु घाटी सभ्यता से हो रहा है। जब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि खेतड़ी की खान राजस्थान का, तांबा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो साहब ये हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। और कहाँ कहाँ से हम तांबा निकालते हैं? देखो झारखंड में एक जगह है मोसाबानी, यहाँ से जो है तांबा का उत्पादन होता है। साथ साथ में सिंह भूमि से हम निकालते हैं। राजस्थान का जो झुंझुन है, भीलवाड़ा है, अलवर है, उदयपुर, खेतड़ी के खाने, यहाँ से जो है तांबा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, सिक्किम में रंगपो, ये लोकेशन याद रखना। ठीक है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर व नेल्लोर जिला है जो कि तांबे के उत्पादक के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला, भारत में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक कारखाना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है। सबसे ज्यादा सीमेंट की कारखाना कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए साहब, जो आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने हैं। तो इस प्रकार सही जवाब जो प्रश्न का है वो आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर। देखिए सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो भारत में अगर आप पहली बार देखेंगे आधुनिक रूप से जो सीमेंट बनाने का काम होता है वह 1904 में पहली बार हो रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर। ठीक है। अब देखिए सीमेंट उत्पादन में क्या होता है कि अगर हमें सीमेंट बनाना है तो 1 टन अगर हमें सीमेंट बनाना है तो इसके लिए हमें 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये सवाल भी पेपर में पूछा गया कि भाई अगर 1 टन सीमेंट बनाना है तो कितने टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी? तो 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे राजस्थान में, फिर उसके बाद देखेंगे गुजरात के अंदर, फिर उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर आते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है। ठीक है। भारत जो है चीन के बाद विश्व में सीमेंट उत्पादन में कितने कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। यानी सीमेंट का सबसे ज्यादा वैश्विक स्तर पे उत्पादन कौन करता है? तो वो हम चाइना करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? भारत का नाम आता है। ठीक है। अगला, करक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध दिया गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(2), 15(4) या फिर अनुच्छेद 15(3), किसमें इस बात का उपबंध किया गया है? तो साथियों आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, इसका जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, सॉरी चौथा, डी हो जाएगा 15(3). अब सुनिएगा आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई देखो, विधि के समक्ष समता होगा और विधियों का समान रूप से संरक्षण होगा। यानी विधि के रूप से, कानूनन रूप से सारे लोग एक समान होंगे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 15 का एक कहता है कि भाई देखो, राज्य के द्वारा जो नागरिक होंगे इनके साथ केवल धर्म के आधार पे, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्मस्थान के आधार पे या इनमें से किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, सबके साथ एक रूप से व्यवहार करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई चीज होगा तो उस पर कर सकते हैं, लेकिन इनके आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। यहीं पर अनुच्छेद 15 का 2 कहता है कि भाई देखो, याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नागरिक को केवल धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, उनकी जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पे दुकान जो है सार्वजनिक या सार्वजनिक भोजनालय या फिर जो होटल है या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में, उनमें प्रवेश से आप नहीं रोक सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, खाना खा सकता है, रह सकता है। सार्वजनिक रूप से अगर पब्लिकली कोई चीज है तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप इस कास्ट के हैं या आप इस वंश के हैं, इस वजह से आप नहीं जाएंगे, नहीं, वो जा सकता है। ठीक है। ऐसा 15(2) उसको राइट दिया हुआ है उस व्यक्ति को। ठीक है। 15 का 3 क्या कहता है कि भाई देखो, सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर जो राज्य होंगे, राज्य का मतलब यहाँ पे सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है कि मतलब उत्तर प्रदेश राज्य, ऐसा नहीं। राज्य का मतलब होता है हर उस इंस्टीट्यूशन से है जो थोड़ा भी विधि बनाता है। विधि का मतलब साथी कानून। हर वो व्यक्ति जो थोड़ा भी कानून बनाता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा कि यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है, चाहे होटल हो, चाहे संस्था हो, कोई भी हो, अगर थोड़ा भी विधि में आता है तो समझ लीजिए वो एक काम नहीं कर सकता है। ठीक है। तो 15(3) क्या कहता है कि भाई देखो, राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए, ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे और बच्चों का नुकसान कुछ ना हो, इसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और वह जो है समानता, राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का जो अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं है। ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए कि आप अब इस समय देखे होंगे कि रक्षाबंधन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बस की सुविधा सबके लिए, मतलब महिलाओं के लिए निःशुल्क है, ठीक है। पर मान लीजिए कि कोई मेल आदमी है, वो कहा कि भाई ऐसे कैसे, तो यार मेरे लिए भी तुम फ्री लगाओ, है ना। क्योंकि आप कहते हो कि राइट टू इक्वलिटी है, हर जगह समानता का अधिकार है, तो मेरे लिए भी वैसे ही व्यवस्था करो, ठीक है। तो अब नहीं हो पाएगा ना, तो वो ऐसा नहीं है कि अब न्यायपालिका में चला जाएगा कि आर्टिकल 40 को लेकर के कि नहीं समानता का पालन नहीं हो रहा है, नहीं, नहीं जा सकता। क्यों? अनुच्छेद 15(3) कहता है कि भाई देख, बात अगर महिला की हो जाएगी, बच्चे की हो जाएगी, तो इनके लिए राज्य अगर कोई कानून बनाएगा ना, तो वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट, उसके खिलाफ तुम वहां पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझिएगा, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कहा है, अभी हाल ही में आपने देखा तमिलनाडु की सरकार ने भी कहा कि भाई हम आपको 10,000 रुपए देंगे, ठीक है, 10,000 रुपए देंगे सालीना, एक साल में, महिलाओं को, यहाँ पे वुमेन को। तो अब तमिलनाडु का कोई पुरुष नहीं कह सकता कि भाई महिलाओं को ही क्यों, हमको भी दो, हम भी पौवा लगाएंगे, मतलब जो भी हो। तो सरकार कह सकती है भाई देखो, आर्टिकल 15(3) यहाँ पे लागू होगा, और हम चाहे महिला और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए कोई विशेष तो बंद कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि राइट टू इक्विटी के नाम पे अगर मेल सॉरी फीमेल और बच्चों की बात आ जाए, तो आप राइट टू इक्विटी चिल्लाते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हो, आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। बस 15(3) यही कहता है। अगला देखो, करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, मतलब कि शुल्क नहीं लगेगा। ये अलग बात है कि कोर्ट के सामने दुकानें भर भर के खुली हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान भारत का 90% नागरिक नहीं जानता है ना। तो इस वजह से ये लोग मजा लेते हैं और खूब अच्छा पैसा दबाते हैं लोगों से। तो ये हमारा आर्टिकल 39 का बाद में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39 का, ये 42 अमेंडमेंट ला गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और जोड़ा गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का, और कहा गया कि भाई देखो, सबको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, फ्री में आपको विधिक सहायता दिया जाएगा, ऐसा, ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये दिया गया है अनुच्छेद 39 क में। आप कहोगे सर इससे पहले तो आप अनुच्छेद 39 में 6 बात बताए थे, तो भैया वो अनुच्छेद 39 का 6 पॉइंट है, और ये अनुच्छेद 39 का अलग है, ठीक है। जैसे कुछ लोग लिख देते हैं अनुच्छेद 39 मतलब क्या लिखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में वो अलग है, और ये अनुच्छेद 39 का चीज अलग है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, दोनों को सेपरेट रखना, ठीक है। अब जैसे यहीं पर अनुच्छेद 39 में ये 6 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये अनुच्छेद 39 का है, तो इस तरह से सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, अनुच्छेद 39 का में क्या था, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, कब जोड़ा गया है, तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं ये गांधीवादी सिद्धांत से है, और इसमें राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा, ऐसा वाला उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में लोगों को काम पाने का, लोगों को शिक्षा पाने का, लोक सहायता पाने का, ऐसे बुढ़ापा उढ़ापा आ जाए तो पेंशन वेंशन सरकार इसी के माध्यम से देती है, अनुच्छेद 41 के तहत, ठीक है, कि अगर कोई बेकार हो जाता है तो उसकी आप सहायता करेंगे, मदद करेंगे साहब, है ना। तो ये अनुच्छेद 41 में ये उपबंध दिया गया है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए उपबंध दिया गया है। अब जानते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कई बार इलेक्ट हो सकते हैं, हालांकि अमेरिका में सिर्फ 2 बार हो सकते हैं, पर भारत में कई बार इलेक्ट हो सकते हैं। और हमारे जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 है, ठीक है, वह ये बात कहता है कि भाई भारतीय राष्ट्रपति अपने पद पर कई बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, आर्टिकल 57 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपका ये जवाब सही होगा। कुछ आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, आप इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि देखो भाई, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ होगा, जो यूनियन होगा, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग चाहे राष्ट्रपति अपने द्वारा करें, चाहे वह अपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा करे। तो मंत्री जो है संघ का मंत्री परिषद होता है, यानी प्रधानमंत्री का जो ग्रुप होता है वही सारा काम करता है, ठीक है। बट आर्टिकल 53 को याद रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती है, तो साहब राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, ये बात दिया हुआ है आर्टिकल 54 में, और कहा गया कि राष्ट्रपति कौन रीत से चुने जाएंगे, ये बात है 55 में। फिर दिया गया है भाई इनके पद की अवधि क्या होगी, कब तक ये अपने पद पर रहेंगे। फिर इसके बाद 57 में दिया गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए इनकी जो पात्रता है, तो कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। निर्वाचन होने के लिए इनके पास अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये बात है 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त की बात दी हुई है 59 में, जबकि इनके लिए शपथ और प्रतिज्ञान की बात दी हुई है 60 में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो शपथ हो रहा है यहाँ पे, ये आर्टिकल 60 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये पॉइंट जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उपबंध किया गया, सही है। राज्यसभा में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 250, ये बात भी सही है, सी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 80 में आप जानते हैं इसके गठन संरचना के बारे में है, मैक्सिमम 250 मेंबर होंगे। 238 मेंबर आप जानते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से होते हैं और बाकी के मेंबर 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कौन करता है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे 403 जो हमारे विधायक बैठे हुए हैं, या जो है 33 जो हमारे जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जो लोग जाते हैं, इनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, ये चीजें जान लीजिए। हम उनका निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों का नहीं करते, बाकी जो राज्य के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के पद्धति के द्वारा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जानते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं जो कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों में से या इनमें से किसी में भी विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। ठीक है, राज्यसभा में जानते हैं राज्य और संघों के क्षेत्रों में प्रतिनिधियों के स्थानों का आवंटन ये दिया हुआ है चौथी अनुसूची में, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। अगला, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो जैसे मतलब कि जो भी वाचन होता है उसको ट्रांसलेट करने की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में ये काम किया गया है। तो आप जानते हैं कि ओम बिरला जी ने 6 नई भाषा को और ऐड किया हुआ है। इस प्रकार से पहले 10 भाषा में ट्रांसलेट होता था, अब 6 भाषा और जोड़ दिए, तो अब 16 भाषा में जो भी बात विवाद होगी, जो भी वाचन होगा वो 16 भाषा में है। और टारगेट क्या है कि जो 22 भाषाएं दी हुई हैं 8वीं अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन मिले, तो 16 की बात आ चुकी है। तो 6 नई भाषाओं को ऐड किया गया है जिसमें ट्रांसलेशन मिलेगा, कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, कौन कौन से 6 नई भाषाएं? पेपर में भी पूछ सकता है। तो अभी तक देखो उर्दू नहीं था, इस बार उर्दू जोड़ दिया गया, संस्कृत नहीं था, जोड़ दिया गया, बाकी बोडो, डोंगरी, मैथिली और मणिपुरी है। ठीक है, तो उर्दू, संस्कृति ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में बन सकता है। तो अब इस तरह से कुल 16 भाषा में हमें ट्रांसलेट मिलेगा। टारगेट अपना 22 है, पहले 10 था, 6 जोड़ दिए साहब, 16 हो गया। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है? योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, ये बात बिल्कुल सही है। यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं साहब, क्योंकि उसी समय चाइना वाले लड़ गए और उसके बाद पाकिस्तान लड़ गया, उसके बाद थोड़े दिन तक अकाल पड़ गया, तो ये योजना पूरी तरह से फेल हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन इस समय बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कर दी गई, ये बात सही है। 1 और 3 कहां दिख रहा है? विकल्प में बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यहाँ पे हो गया करेक्ट जवाब। ठीक है, देखना जरा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो भी पंचवर्षीय योजना हम करा रहे हैं आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इस वजह से करा रहे हैं। 12 पंचवर्षीय, 3 हम पहुंच चुके हैं, 9 और करा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा पंचवर्षीय वाला पॉइंट। ठीक है, देखो यार, तीसरा पंचवर्षीय योजना था जो कि जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और महालोनोविस मॉडल, ठीक है, इनसे प्रेरित था। और योजना के तहत कुछ लक्ष्य रखा गया, ऐसे कहा गया कि खाद्यान्न उत्पादन में हम भारत जो है वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, यानी हमारे यहाँ खाद्यान्न का प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा। उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई। तो ये दोनों बात हो रहा है, उद्योग भी बढ़ेगा, खाद्यान्न भी बढ़ेगा, कृषि भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग और ईंधन एवं शक्ति का यहाँ पे विस्तार किया गया। अवसर की समानता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक समानता पर यहाँ पर साथियों बल दिया गया, समानता होगा। ठीक है, अब देखिए ये योजना फेल क्यों हो गया था, इसके पीछे कारण था, पहला तो भारत चीन का युद्ध हो गया 1962 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में, फिर 1965-66 के दौरान हमारे यहाँ भीषण अकाल पड़ गया, जिस कारण से ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो गई पूरी तरह से फेल हो गई। इसके बाद अब आएगा साथियों 3 ईयर प्लान, 3 साल का प्लान सरकार लेकर आती है। ठीक है, और इसी योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ यानी उस समय का जो रूस था, इसके साथ से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाती है, बोकारो के अंदर, झारखंड के अंदर। ठीक है, अगला, करा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, कि शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, 2 बार कब आ गया, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत कब की जाती है साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। ठीक है, तो ये आप जानते हैं 2016 में सरकार के द्वारा किया गया था, मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की स्टार्टिंग की जाती है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा इसी के साथ एक और स्कीम लाया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2024 को, जबकि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ये भी 25 सितंबर 2024 को आया, सॉरी
2014 को ये चीजें लाई गई, थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये 24 नहीं है, ये भी 14 ही है साथी, इसे भी थोड़ा सही करिएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये 2014 है। केंद्र सरकार की कुछ और योजना है जिसे हम ध्यान रख सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये जून 2016 में लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी 16 में लाया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ये भी जनवरी 2015 में लाए थे सरकार ने। बीमा सखी योजना 9 दिसंबर 2024 की योजना है, तो ये 2024 से बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा स्कीम है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जो OECD है, इसके संदर्भ में सही है, ठीक है, के संदर्भ में सही है कौन सा स्टेटमेंट? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD के संदर्भ में सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में की गई थी। वर्तमान में इसके 72 सदस्य, OECD में 72 सदस्य नहीं है साथी, है ना। तो इस कार्ड से अगर आप देखेंगे तो पहला विकल्प तो सही है, लेकिन दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो केवल एक इस प्रश्न का राइट आंसर यानी पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। देखिए, बात करेंगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है। यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में आर्थिक प्रगति एवं विश्व व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें कितने मेंबर, हमें यह ध्यान रखना है, टोटल है 38 मेंबर, ठीक है। अब देखिएगा, इसका जो मुख्यालय है यह हमें ध्यान रखना है फ्रांस पेरिस में। इसका जो अंतिम मेंबर है वह कोस्टारिका है, जो कि 25 मई 2021 को ज्वाइन किया हुआ है OECD को। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि भारत जो है वह OECD का मेंबर नहीं है। तो भाई हमें OECD के बारे में पढ़ना क्या है? तो पहली बात तो 1961 में इसकी स्थापना, दूसरी बात 38 देश है इसके सदस्य, तीसरी बात फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय, कोस्टारिका इसका नवीनतम सदस्य, भारत हमारा इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा वर्ष 1921 को हम जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या पूरी तरह से बढ़ी हुई है। अब देखेंगे 1891 से 1921 के बीच के दौरान जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग में दोनों ही उच्च रहे, ठीक है। तो जन्म दर भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा था, तो कोई अंतर नहीं हुआ, ठीक है। जनसंख्या में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 2021 के बाद में अंतर देखने को मिला। इस कार्ड से हम वर्ष 1921, ठीक है, वर्ष 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष जो है कहते हैं। ये सब सही कर दिया जाएगा पीडीएफ में, इसीलिए वो लेना जरूरी है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिएगा, वर्ष 1961 से 1971 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है अब तक की सर्वाधिक यानी 24.08 जो है रही, मतलब 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा जो है 1961 से 1971 के बीच में था। अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किस समय था, तो जवाब होगा आपका 1961 से 1971 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर रहा। कितना था? तो 24.08%। जनगणना 2011 का जो नारा था वह हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसे याद थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण की बात हुई थी। अब कह रहा कि उत्तर प्रदेश, मतलब 2015 में ये योजना लाया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये कह रहा कि उत्तर प्रदेश भी ऋण दिया होगा, तो ऋण देने के मामले में कौन से स्थान पे आता है? तो भी हाल ही में इसका रिपोर्ट जारी किया गया, चूंकि 2015 में योजना लाया गया था तो 10 वर्ष हो चुके, 2025 में इसके बारे में छपा था, तो हमारा उत्तर प्रदेश ऋण देने के मामले में दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन सा है? तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, बात करेंगे, अभी 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य में सबसे ज्यादा तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर राज्य का नाम आता है। दिल्ली, अभी तक आप जानते थे श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी चूंकि वहां पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इसीलिए दिल्ली जो है वो 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जहां पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू कर दिया गया है, ठीक है। अरे वही जिसको लेकर के जो है आप दावा करा सकते हैं 5 लाख तक का। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद आपसे पूछ रहा है कौन सा है। साथियों, यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपका एस्फाल्ट है या जो है पेट्रोलियम जब उसका परिष्करण करते हैं तो ये जो है आपको मिलता है एस्फाल्ट, ठीक है। तो अब देखिएगा, समझिएगा कि आखिर में क्या होता है। देखिए,
अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन के द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग यानी परिष्करण कहलाता है। अब जो एस्फाल्ट होता है यह पेट्रोलियम के परिशोधन के दौरान उत्पन्न होता है। जब पेट्रोलियम का परिशोधन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, तो जो है एस्फाल्ट जो है वो निकलता है। इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पर होता है, निम्नलिखित ताप पर होता है, यानी किस ताप पर पानी का अपेक्षिक घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आप जानते हैं साथी, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इस पर जो है पानी का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, अगर आप बी आंसर बता रहे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन आप जानते हैं न्यूनतम होता है, लेकिन इसका घनत्व जो क्या होता है, ज्यादा होता है। बस यही आपसे पूछा है। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व जो है क्या होने लगता है, कम। इससे भी कम जो होगा तो कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप सतही जल जो है वो नीचे विस्थापित नहीं होता है, उसके नीचे नहीं जाता है। जब ठंडी आता है, शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह पर का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव जो होते हैं नीचे जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से परे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसी कारण से जीव जो है पानी में भी बर्फ के नीचे जिंदा रहते हैं। तो बस 4 डिग्री सेल्सियस का नाम याद रखिएगा, बाकी घुमा फिरा के देगा, समझ लेंगे। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है? आसान सा सवाल है, बहुत बार ये क्वेश्चन पीछे वर्षों में पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं। तो आप जानते हैं जो मनुष्य का हाइपोथाइलमस होता है, इसे हम जो है तापमापी के रूप में मानते हैं। मानव शरीर का थर्मोस्टेट ये होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, बात करेंगे हाइपोथैलेमस का, तो यह मस्तिष्क का एक भाग होता है। इसके वैसे तो कई काम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी जो ग्रैंड्स होती हैं, ग्रंथि होती हैं, इसके माध्यम से जो हमारी अंतःस्रावी तंत्र होती हैं उसको ये जोड़ता है। तो इसका मेन काम है हाइपोथैलेमस का कि जो पेट्रोटिक ग्लैंड्स हैं, तंत्रिका तंत्र को पेट्रोटिक ग्लैंड्स के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ने का काम हाइपोथैलेमस करता है। जितने भी कशेरुकी होते हैं, मतलब जिनमें वर्टिब्रेटा माने जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो जितने भी कशेरुकी दिमाग में, मतलब जो कशेरुकी प्रणाली है उनके दिमाग में हाइपोथैलेमस जो है वो पाया जाता है। मनुष्य के अंदर यह बादाम के आकार का होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा जो पेट्रियोटिक ग्रंथि है के स्त्रावण को नियंत्रित भी किया जाता है। मतलब कि जैसे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, ये सारी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग हाइपोथैलेमस मार के आएंगे, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र, याद वाद करने का काम हाइपोथैलेमस थोड़ी करेगा, ये सारा काम हमारा सेरिब्रम करता है। साहब कौन करता है? सेरिब्रम करता है। जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? बी राइट आंसर। याद रखिएगा, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को लगातार रखा ताकि कंफ्यूजन ना बने। सेरिब्रम की बात करेंगे तो ये भी मस्तिष्क का हिस्सा होता है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसे जो है प्रोजेनसेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेनसेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। यह मुद्रा समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक जो पेशियां होती है इनकी गतियों को नियंत्रित करते हैं। जो हमारी ऐच्छिक होती है, मतलब ऐच्छिक पेशियां, उनको नियंत्रित करते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण का काम करते हैं। कौन? सेरिब्रम साहिब, है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। ये एक आसान सा सवाल साइंस का था, सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बात करेंगे मधुमेह रोग की, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये होता है। इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो दूपिका है, वहां की जो बीटा कोशिका है, वहां से ये निकलते हैं साहब, जो उत्तकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने, जो उत्तक होते हैं हमारे टिश्यू, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ये ऑक्सीकृत करते हैं इंसुलिन साहब। ठीक है, वह पेशियों में संचित करने में सहायता करते हैं, जिससे क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखा जाता है। तो रक्त की शर्करा की मात्रा नियंत्रित इसी वजह से। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे अधिवीरिक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, पीनेयल ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, अंड ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल है साहिब, है ना। अगला,
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजा की घाटी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि यह राजा की घाटी, फूलों की घाटी नहीं, हमारा उत्तराखंड वाला नहीं, राजा की घाटी ये साथियों पड़ता है मिस्र के अंदर। तो स्टैटिक का पार्ट है, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। अब देखिएगा बात अगर हम करेंगे एक चर्च की जो कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो ये गोवा में है। ऐसे देगा ये चर्च कहाँ है, तो जवाब होगा गोवा। अब देखिए बेड़ुबन बिहार ये दिया हुआ त्रिपुरा में, लोग बिहार आंसर मार के गलत हो जाएगा, तो बेड़ुबन बिहार त्रिपुरा में है। हाजी अली का दरगाह ये मुंबई में है, जबकि ये कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन ये मेघालय में पड़ता है। एक चर्च है, ध्यान रखिएगा। क्राइस्ट चर्च ये गुवाहाटी में है, जबकि सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। यह जो है तमिलनाडु में है। एक दो बार इसको पढ़ेंगे, पेपर में आएगा तो सही मारेंगे, बाकी लोग गलत कर देंगे। अगला, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर लखनऊ? तो भाई याद रखना हमारे यहाँ औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा लखनऊ की बात करेंगे तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान पड़ता है। शिमला में आप जानते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पड़ता है। फिर जो नीर है यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, इसको इंपोर्टेंट लगाना, ये नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, जो ये एगमार्क एग्रीकल्चर पे दिया जाता है, AGMARK एगमार्क लगाया जाता है, ये जो है कहाँ पे है, तो ये भी नागपुर में है। मुंबई में आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान है। इसी तरह से गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो जवाब होगा हमारा गोवा, यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? जापान, चीन, फिलीपींस या फिर भारत? तो भारत का होगा एडीबी का मुख्यालय। तो आप जानते हैं कि एडीबी का मुख्यालय यह जो है फिलीपींस में पड़ता है। शायद सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, सी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, संस्थापना कब की गई है? तो 1966 में, यानी 19 दिसंबर 1966 में मुख्यालय फिलीपींस का मनीला। उद्देश्य क्या है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तीव्र करना। वर्तमान में कितने मेंबर है साहब? तो 68 मेंबर है, यानी 68 सदस्य इसके अंदर है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल? तो साहब याद रखिएगा कि जो 29 अप्रैल है इस दिन अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 29 अप्रैल। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे 29 अप्रैल की, तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, जबकि सीएसएफ की स्थापना 10 मार्च को। 11 जुलाई वाला याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जबकि विश्व बांस दिवस या 18 सितंबर को, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी किसके द्वारा लिखा गया था? मानव कौल, प्रियंका दुबे, इंदुमती देसाई या फिर किश्वर देसाई साहब? तो याद रखेंगे इसको, ये लिखा गया था प्रियंका दुबे के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर इस प्रश्न का। अब कुछ किताब है जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, जैसे मानव कौल की किताब है प्रेम कबूतर, फिर प्रियंका दुबे की किताब है नो नेशन फॉर वुमेन, किश्वर दुबे की किताब है ओरिजिन ऑफ लव, द सी ऑफ इनोसिस, ये दोनों अलग अलग किताब है। किरण देसाई की किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जबकि चार्ल्स डार्विन की किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन तो जन्म करते हुए ये सब लिखेंगे, जबकि जो विंसेंट ऑर्थर हैं, इतिहासकार है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था। नेल्सन मंडेला की किताब याद रखिएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला का किताब है, समय मिलेगा तो कभी पढ़िएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अगला करेंगे नेक्स्ट, फुलकरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध कढ़ाई है? कढ़ाई का मतलब समझ रहे, जो कढ़ाई बड़ाई कपड़े पे होता है ना, मतलब वही चीज है फुलकरी। ठीक है, तो याद रखेंगे फुलकरी का संबंध करा कि कहाँ का कढ़ाई है? पंजाब में आप देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब, पंजाब में फुलकरी है ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब ही होगा, राजस्थान में पंजाब ही होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो फुलकरी कढ़ाई ये जो पंजाब से संबंधित है, सही है। कलमकरी चित्रकला, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में है। फट चित्रकारी यह राजस्थान से है, जबकि गोंड चित्रकारी यह गोंड जनजाति मध्य प्रदेश। पट्टचित्री ये उड़ीसा से है। बरली चित्रकला महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। मधुबनी चित्रकला बिहार से है, जबकि चेरियल चित्रकला यह जो है तेलंगाना से है साहब, है ना। अगला, धूमल नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? धूमल नृत्य शैली, तो साहब याद रखेंगे जो धूमल नाम का जो नृत्य शैली है, इसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। तो इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी राइट आंसर। अब देखिए, धूमल नृत्य शैली का जम्मू कश्मीर से संबंध है। इस प्रकार से छरही नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।
सापाओ नृत्य का संबंध लद्दाख से है, जबकि गराडी लोक नृत्य ये पुदुचेरी से। दुम्हाल लोक नृत्य का संबंध भी जम्मू कश्मीर से है, जबकि डोलू कुनीथा का संबंध ये नृत्य एक प्रकार का कर्नाटक से। तमाशा लोक नृत्य ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमाशा, याद रखेंगे। फिर गौर लोक नृत्य और डंडा लोक नृत्य यह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित, ये तमाशा वाला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव महोत्सव और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं सही सम्मिलित नहीं है? नौ कलेवर उत्सव कारा केरल में मनाया जाता है, पहले में गलत कर दिया है क्योंकि आप जानते हैं नौ कलेवर जो उत्सव ऐसा थी यह करा केरल में, जबकि ये उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये केरल में नहीं मनाया जाता है, पहले ही गलत है, और कारा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यही वाला सुमेलित नहीं है। देखिए दिया हुआ है एक तरफ उत्सव महोत्सव, एक तरफ से राज्य दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में आप उगादी उत्सव देखेंगे, दादर और नागर हवेली में आप तारपा उत्सव देखेंगे, मध्य प्रदेश में भोगरिया उत्सव देखेंगे जो कि भील जनजाति मनाती है, जयपुर में आप हाथी उत्सव, जबकि उड़ीसा में अगर आप देखिएगा तो नौ कलेवर उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में मामल्लपुरम उत्सव, राजस्थान में पुष्कर मेला, जबकि सिक्किम के अंदर हम लोसूंग नाम का त्योहार मनाते हैं। नागालैंड में हार्नबिल बनाते हैं, जबकि गुजरात में रण उत्सव जो है मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका के किसी भी देश की राजधानी नहीं है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के किसी देश की राजधानी नहीं है। ओटावा, हैमिल्टन, सेंट जॉन्स, लापजा, तो ऐसा दिख रहा है शायद लापजा। दक्षिण अमेरिका में जो बोल्विया है उसकी राजधानी है लापजा, तो दक्षिण अमेरिका का देश है लापजा, बोल्विया, तो बोल्विया की राजधानी है लापजा, तो यही विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि कारण नहीं है उत्तरी अमेरिका का, तो भैया सब उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन लापजा दक्षिण अमेरिका में देश बोल्विया उसकी राजधानी है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? डी राइट आंसर है। ठीक है, देखो उत्तरी अमेरिका के कुछ देश हैं, जैसे कनाडा की राजधानी आपको बताया ओटावा है, सेंट विंसेंट की राजधानी किंग्सटाउन होता है, जबकि बर्मुडा की राजधानी हैमिल्टन है, बहामासा की राजधानी नसाउ है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, बारबाडोसा की राजधानी ब्रिजटाउन होता है, कोस्टारिका की राजधानी जैन सैन जोस होता है, फिर अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, ग्वाटेमल की ग्वाटेमल सिटी, निकारागुआ की मानागुआ राजधानी है। इतना आज याद कर लेंगे, बाकी समय से और भी जो देश है उनका मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाल पुर्तगाल होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाल के सम्मान सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? मतलब ये पुर्तगाल का सम्मान है, सिटी की ऑफ ऑनर, इसे सम्मानित किया गया। तो आप जानते हैं अभी हाल ही में इनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, यानी महामहिम की। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे कि महामहिम यानी राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के सिटी की ऑफ द ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका ने भी आप जानते हैं 5 अप्रैल 2025 को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण को श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस टुडे के द्वारा बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे बिजनेस टुडे के द्वारा बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला, नाम इनका याद रखिएगा। मित्र विभूषण कौन दिया? श्रीलंका, किसको दिया? पीएम को दिया है। जबकि सिटी की ऑफ द ऑनर किसे मिला है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला नेक्स्ट करेंगे, मार्च 2025 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 का प्रकाशन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है? तो आप जानते हैं भारत ने सुधार किया है, 118वीं रैंक पे पहुंच चुका है, जबकि पहले 126वीं रैंक पे था। यहाँ पे 0 रैंक का मतलब अच्छा होता है, जबकि 100 का मतलब सबसे खराब स्थिति होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे कम पे आया है, तो इस वजह से भारत की रैंकिंग जो है 118वीं है, इसे थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वैश्विक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो 20 मार्च 2025 को वेल बीइंग रिसर्च सेंटर इसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें शीर्ष पर 3 देश आते हैं। सबसे पहले तो फिनलैंड आता है, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे आइसलैंड वाला देश आ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 147 देशों में 118वें रैंक पर था। पहले के साल की अपेक्षा के सुधार किया गया, जो कि पहले 126वें रैंक पे था। रिपोर्ट में अफगानिस्तान जो देश है, यह दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश माना गया है, जो पिछले कई सालों से माना जा रहा है। अगला, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है, आप जानते हैं श्री जयशंकर जी गए थे यहाँ पे। तो ये आयोजन किया गया है ओमान के मस्कट में। तो ये सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? ए होगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखिए
8वां हिंद महासागर सम्मेलन आप जानते हैं 16 से 17 फरवरी 2025 को ओमान के मस्कट में हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन में शामिल हुए और शामिल होने के साथ साथ उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता भी ये थे। सम्मेलन का विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। सम्मेलन का आयोजन आप जानते हैं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष 2016 से किया जा रहा था। ठीक है, पहला जो हिंद महासम्मेलन है वह 2016 में किया गया। कहाँ पे? सिंगापुर में आयोजित किया गया। तो इंडिया फाउंडेशन इसको आयोजित करता है, होस्ट करता है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहला सम्मेलन 2016 में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। हिंद महासागर सम्मेलन का इस बार का 8वां संस्करण है ना। अगला 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र जो चल रहा है वो 80वां सत्र चल रहा है, इसका अध्यक्ष इस बार कौन चुना गया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये बाकी लोग तो ऐसे ही बेकार में खड़े हुए हैं, जबकि एनालेना बैरामाका, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति हैं, ये भी, और ये सब लोग तो कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन जो एनालेना बैरामाका है, यह जो है साथियों इस बार जो है जो 80वां संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके जो है ये अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का बी, राइट आंसर। अब देखिएगा पर्सन कौन कौन से हैं। जो करोल नावरोकी हैं ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम ऊपर दिया हुआ था, जबकि एनालेना बैराबाका ये 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। जबकि निकोसुरडैन पहले भी हमने बताया रोमानिया के राष्ट्रपति हैं, जबकि कामिल इदरिस साहब ये सूडान के राष्ट्रपति हैं। एंथनी अल्बनीज ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फिर से प्रधानमंत्री दूसरे बार चुने गए हैं शायद। जबकि आप जानते हैं कमला प्रसाद विशेषतः त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के चर्चा में ये बहुत बार थे इस बार। अगला जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ किया गया? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी लिखना चाहिए था, राज्य या यूनियन टेरिटरी, है ना। कल डांटेंगे क्योंकि आज के सेट में लोगों ने बहुत गलती की है, कोई बात नहीं है, पर हम उसको सही करवाते चलेंगे साहब। लद्दाख हो जाएगा, हो जाता है गलती, सही हो जाएगा आपका लद्दाख राइट आंसर। देखिए बात करेंगे हम लोग तो जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जो है लद्दाख में प्रारंभ किया गया। इसी से एक और न्यूज जुड़ा हुआ है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल के मिजोरम में किया गया है। ठीक है, सारामाती पहाड़ी यहीं पर है। अब जानते हैं कि 17 से 19 अक्टूबर 2024 की बात है जब हमारे नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह 2024 का आयोजन किया गया। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि आरोह चर्चा में था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, भले ही न्यूज अक्टूबर 2024 की है। ठीक है, नवंबर 2024 में आप जानते हैं केरल राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ तमिलनाडु भी ऑप्शन में आएगा, पर आपको ध्यान रखना है केरल देना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर साहब। अगला हाल ही में किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ? सुनिएगा, जो आरबीआई है इन्होंने जो है आरबीआई ने कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सॉरी एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी का लाइसेंस दिया हुआ है, मतलब गैर बैंकिंग वित्त कंपनी। ठीक है, फाइनेंस कंपनी होना चाहिए साथियों, ये कॉर्पोरेशन है कंपनी है। तो ये अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट को मिला है, यानी अब जो है वो नॉन बैंकिंग यानी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी की तरह काम करेगा। ये भी कर सकता है, मतलब जैसे भारतीय जीवन बीमा वगैरह करते हैं ना उस तरह से कर सकता है। ठीक है, मतलब एक एनबीएफसी के रूप में काम करेगा, जैसे एचडीएफसी वगैरह काम कर रहे हैं उस तरह से। तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी अब काम ऐसा करने वाला है भारत के अंदर, ई कॉमर्स कंपनी ऐसा पहला हुआ है। तो जून 2025 में इसे प्राप्त हुआ है। तो ये पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट जिसे आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी का लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है, यानी कितना टारगेट सेट किया गया था? तो आप जानते हैं कि जो ये टारगेट है आपका 354 मिलियन टन ये टारगेट रखा गया कि 2025-26 के लिए हमारा खाद्यान्न उत्पादन 354.64 मिलियन टन के आसपास में हो जाएगा साहब, है ना। तो इस प्रकार से इस डाटा को ध्यान रखना, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 19 मई 2025 को जो अल्जीरिया नामक देश है वह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका सदस्य बन गया है। तो पेपर में पूछेगा कि एनडीबी का नया सदस्य कौन, तो अल्जीरिया ये देश है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अभी हाल ही में एडीबी की 58वीं बैठक हुई है 4 से 7 मई 2025 को इटली के मिलान शहर में किया गया। तो आपसे पूछेगा कि एडीबी की बैठक 58वीं कहाँ पे किया गया, तो जवाब होगा इटली, और गहराई में जाएगा तो इटली का मिलान वाला शहर। कब जाएगा तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन 4 से 7 मई थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। अगला वर्ष 2027 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है।
तो देखिए अभी क्या था कि भारत जो है वर्ष 2024 के अंदर जैव अर्थव्यवस्था में यह 7.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की हेल्प करी हुई है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, तो भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। वर्ष 2025 की जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 150 बिलियन डॉलर रखा गया है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर इतना था। ठीक है, वर्ष 2000 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है यार, इस आंकड़े पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा इस आंकड़े पे आप थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है, ये वाला दोनों आंकड़े थोड़ा सा इस पे रुक जाना। मैं इस रिपोर्ट को अच्छे से बार देखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं लेना है, पर ये वाला पॉइंट तो सही है। ठीक है, पर ये 175 के आसपास में इतना कुछ था शायद, पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा है, पर डोंट वरी, मैं इसको कल क्लियर ही कर दूंगा। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, ये बात तो क्लियर है। भारत में बात करेंगे, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका योगदान 7.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो गूगल पे नहीं जाएंगे, डाटा को पूरा आंकड़ा कल ही जो है यही कमेंट सेशन में हम लगा देंगे। ठीक है, हाल ही में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, देखिए गलत हो जाएगा, हम सोचेंगे वित्त से संबंधित है, पर मेरे भाई ये नीति आयोग, ठीक है, जो ये नीति आयोग है, इसने जारी किया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। ठीक है, देखो अब देखिएगा, उड़ीसा जो है सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य है। तो नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार सबसे टॉप पर कौन सा राज्य? तो उड़ीसा। पंजाब सूचकांक में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य है। सूचकांक में जो अचीवर की श्रेणी में आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अचीवर्स की श्रेणी में उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे गोवा, फिर झारखंड, फिर गुजरात। लेकिन हमारे लिए जरूरी है फ्रंट रनर, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसमें फ्रंट रनर की श्रेणी में आता है। किसमें? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में, जिसको कौन जारी किया है? नीति आयोग। हमारा उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। श्रेणी कौन सी है? फ्रंट रनर श्रेणी है। पहले पर फ्रंट रनर में कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 5 से 8 मई 2025 के मध्य में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आज हमें लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लोग बनाए और गलत कर दिए। तो अभी जानते हैं अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, चौथा राइट आंसर। देखिए अभी हाल ही में 25 से 26 जून 2025 की बात है, जब संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो किंगदाओ यानी चीन में आयोजित किया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चीन में। जबकि 9 से 13 जून 2025 के मध्य में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये नीस में किया गया, जो कि कहाँ पे है? फ्रांस में। हाल ही में 29 मई 2025 को मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड का समापन हुआ है। कहाँ पे? मोरमा गांव पोर्ट, जो कि कहाँ पे पड़ता है? गोवा में पड़ता है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 मई 2025 के मध्य में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में किया गया है। आगे आज का आखिरी क्वेश्चन, तो आज के क्वेश्चन बड़े पेचीदे थे, थोड़ा सा टिपिकल भी था, बहुत ज्यादा इजी भी था, पर कोई नहीं। भारत का पहला स्वदेशी एरो स्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या रखा गया है? याद रखेंगे, ये जो हमारा पहला बना है चिप, इसका नाम शक्ति है। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी होगा यहाँ पे राइट आंसर है। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या रखा गया? साथी शक्ति, जो कि आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा बनाया गया है। तो शक्ति को नाम याद रखना, बाकी चिप हो पाएगा तो समझ लेंगे आप लोग, ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप इतना याद आ जाएगा। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे लगाया जा रहा है? लेह लद्दाख में लगाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सारे सेट समझ में आए होंगे। आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला सेट था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कल जो है और भी अच्छे से देख लेंगे, जहां जहां गलतियां हुई सही करा देंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक ले दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।